Good morning students, this is online session of class 8th and I am discussing chapter 17 that is human intervention in natural phenomena. नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। एक लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर का जिसमें हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दो टाइप के मटेरियल्स हैं हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स में, एक तो मैन मेड और एक नेचुरल। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें नेचर ने बनाया है, जिन्हें गॉड ने बनाया है, उन रिसोर्सेज को या उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें सन है, रिवर है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स दो टाइप के मैंने आपको बताए थे। पहले आप बताया था कि जो रिन्यूएबल हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, उनके हमारे पास अनलिमिटेड भंडार भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर लाइट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओशियन एनर्जी है, तो ये सब क्या है? ये रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो हम अगर लगातार इनको यूज करते रहे, अगर हम इनके यूज पर कंट्रोल नहीं किया तो एक ना एक दिन ये सब मटेरियल्स क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक, तो इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो क्या हैं? हमारे पास लिमिटेड हैं और वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने हैं अगर उनका यूज हम इसी तरीके से करते रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जंगल, पेड़ पौधे, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, उनसे हमें खाने के लिए फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, और सॉइल इरोजन को रोकते हैं और बारिश कराने में हेल्पफुल हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थ है या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कम रखते हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं पेड़ पौधे, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो इफ़ेक्ट है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लकड़ी हमें मिलती है पेड़ पौधों से। तो ट्रीज, प्लांट्स, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बिना इनके हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हम पेड़ पौधों का कटान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को हम अपने फ़ायदे के लिए काटना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, हमें कोई डैम बनाना है, हमें रोड बनानी है, या हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा हॉल, मॉल, इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना है, तो हम क्या करते हैं? हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़मीन के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उस ज़मीन पर अगर पेड़ पौधे ऑलरेडी हैं तो हम क्या करेंगे? उनको काटेंगे, उस ज़मीन को साफ करेंगे और वहाँ पर फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधों का एक तरीके से कटान है। ठीक है, ये कटान हम अपने काम के लिए करते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑलराइट, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या कारण हैं? तो इसमें बहुत सारे कारण स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको रहने के लिए मकान चाहिए, उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल्स भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स भी चाहिए। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब चीज़ें भी चाहिए। ठीक है, तो इन सब को खड़ा करने के लिए या इन सब को बनाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है, और लैंड के लिए हम क्या करते हैं? उस ज़मीन को साफ़ करने के लिए या उस ज़मीन पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वहाँ पर जो ऑलरेडी इकोसिस्टम होता है या वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक वजह तो ये भी हो सकती है। दूसरा है कि हमें पेड़ पौधों से लकड़ी चाहिए। ठीक है, लकड़ी हमारे घरों में फर्नीचर के लिए हमारे डोर्स बनते हैं, अलमीराज बनती हैं, तो ये सब बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, जिसके लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। तो उसके लिए भी हम पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फूड के लिए भी हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। या कभी कभी फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं।
कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, तो वो भी एक कारण बनता है पेड़ पौधों के नष्ट होने का। ठीक है, कैटल्स जो होते हैं वो ओवरग्रेजिंग करने के कारण कभी कभी जो वहाँ पर स्पीसीज हैं, स्पेशल स्पीसीज, उनको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरग्रेजिंग भी एक कारण बन सकती है डिफॉरेस्टेशन का। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि वहाँ पर पहले कोई हरा भरा जंगल था किसी ज़मीन पर, और अब इन सब कारणों की वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर या तो कोई बिल्डिंग बना दी गई है, या वहाँ की भूमि बंजर हो चुकी है, या कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, थ्रेट्स of deforestation leads the global warming, increase in the earth's temperature, decrease rainfall, soil erosion, desertification, floods, landslides, habitats loss for animals, extinctions of species and depletion of water table। क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन से, ये सब आप जानते ही हैं। एक तो बारिश में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, वाटर टेबल जो है यानी कि जल स्तर वो कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारे खाने पीने के लिए जो प्लांट से हमें फूड मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है उस एरिया का। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं किससे? डिफॉरेस्टेशन से। क्लियर? अब डिफॉरेस्टेशन को या प्लांट्स को कंजर्व करने के क्या क्या हमारे पास तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो है प्रैक्टिस एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। वेज टू कंजर्व प्लांट्स और ट्रीज। ए पॉइंट, वेज टू कंजर्व प्लांट्स एंड ट्रीज। प्रैक्टिस एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। प्रैक्टिस एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। इसका मीनिंग क्या है? ये काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप समझ लीजिए क्या है। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि वहाँ पर नए पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई लैंड है और उस लैंड पर कभी भी कोई भी पेड़ पौधे या इस तरीके से प्लांटिंग नहीं की गई। ठीक है, वहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, तो नए तरीके से जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं किसी ज़मीन पर या किसी लैंड पर, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, और रीफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, वहाँ से उनको पेड़ पौधों को काट लिया गया, तो जब हम वहाँ पर ऐसी ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीफॉरेस्टेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? एफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है कि जहाँ पर जिस जमीन पर पहले से कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं, कोई भी इस तरीके का एग्रीकल्चर या कोई भी इस तरीके का प्रोसेस या कोई भी इस तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पर पहले से नहीं हैं, तो जब उस ज़मीन पर पेड़ पौधों को लगाया जाता है तो उस प्रोसेस को एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, यानी कि नए तरीके से वहाँ पर एक तरीके से हरियाली को उपजाना या पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन कि वहाँ पर पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, उनको काट लिया गया, दोबारा से उस पर ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाना, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। तो इन दोनों प्रोसेस को यूज करके, इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। सेकंड पॉइंट, पीपल शुड बी मेड अवेयर टू द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि हमें पीपल्स को, जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं, जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है, ठीक है, उनको हमें बताना चाहिए कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, ठीक है, क्या क्या हमारे लिए वो हेल्पफुल है, किस तरीके से हेल्पफुल हैं, ये सब हमें उनको अवेयर करना चाहिए। जब उनको पता रहेगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, तो वो पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे, नए प्लांट्स लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब नए प्लांट्स लगाएंगे तब जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली उसमें सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं। थर्ड, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सी पॉइंट, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकिल करना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। पेपर आप सब जानते हो वुड पल्प से मिलता है, हमें पेड़ पौधों से ही पेपर बनता है, ठीक है। अगर हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे या पेपर का कम यूज करेंगे, आजकल तो वैसे भी डिजिटल होने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम अपना काम मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, इन सब के थ्रू कर सकते हैं डिजिटली। कोई भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मोबाइल का यूज हम ले सकते हैं, या कोई भी हमें काम करना है तो हम पावर पॉइंट का या माइक्रोसॉफ्ट का या फिर एक्सेल वर्ड का, इन सब का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए। तो पेपर का यूज एक तो कम से कम होना चाहिए। दूसरा, अगर पेपर का यूज हो रहा है तो उस पेपर को रिसाइकलिंग प्रोसेस हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम रिसाइकलिंग प्रोसेस यूज करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, ठीक है। जब हम पेपर की रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तब पेपर का यूज कम होता है। पेपर का यूज कम होगा तो पेपर की डिमांड भी कम होगी, और पेपर की डिमांड कम होगी तो जो पेड़ पौधों का कटान हो रहा है पेपर बनाने के लिए वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमें हेल्प मिलेगी वे टू कंजर्व द प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए या पेड़ पौधों को बचाने के लिए इससे हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ओवरग्रेजिंग द सेम पैच ऑफ लैंड बाय कैटल। ओवरग्रेजिंग शुड बी प्रिवेंटेड। ओवरग्रेजिंग by cattles should be prevented. Overgrazing by cattle should be prevented. अननेसेसरी ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जानवर चरते रहते हैं किसी भी ज़मीन पर, और चरने के कारण वो जो वहाँ पर स्पीसीज होती हैं, इंपॉर्टेंट स्पीसीज, उनको भी खा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी। इससे भी हमें क्या मिलेगी, जो हमारे आसपास ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई मान लीजिए प्लांट्स ग्रो कर रहा है, कोई ट्री ग्रो कर रहा है, और वहाँ पर कोई कैटल आकर या कोई एनिमल आकर उस प्लांट को खा जाता है, तो फिर वो ग्रो होने से रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरग्रेजिंग अगर हम रोक देंगे तो ये भी एक तरीका हो सकता है प्लांट्स को कंजर्व करने का, पेड़ पौधों को कंजर्व करने का। ऑलराइट, नेक्स्ट, इलीगल logging of trees for timber also prevented. Illegal logging of trees, illegal logging of trees should be prevented. Illegal logging of trees for timber should be prevented. ठीक है,
इलीगल लॉगिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जो ट्रीज की, जो पेड़ों का कटान होता है लकड़ी की वजह से, जो लकड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें मॉडर्न तरीके का फर्नीचर बनवाना है, मॉडर्न तरीके के डोर्स लगवाने हैं, मॉडर्न तरीके की अलमीराज बनवानी है, तो उन सब के लिए हमें टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है। और वुड हमें कहाँ से मिलती है? वुड का एक ही सोर्स है स्टूडेंट्स, ट्रीज। ठीक है, तो इन सब की वजह से पेड़ पौधों का कटान किया जाता है ताकि हमें लकड़ी मिल सके और हम उससे मॉडिफाइड या मॉडर्न फर्नीचर बनवा सकें। ठीक है, तो इस तरीके की डिमांड कम होनी चाहिए। ठीक है, हम लकड़ी की जगह और मेटल्स यूज कर सकते हैं, आयरन, एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरीके की मेटल्स हम यूज कर सकते हैं अपने फर्नीचर को बनवाने के लिए, ठीक, अलमीराज बनवाने के लिए या कोई और मटेरियल बनवाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो वुड है उसकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने की वजह से पेड़ पौधों का कटान या पेड़ पौधों की जो कटिंग हो रही है वो कम होगी। ठीक है, तो हमें लकड़ी पर डिपेंड ना रह के हमें किसी और मेटल पर भी डिपेंड होना चाहिए इन सब के लिए। ऑलराइट, तो इससे इलीगल लॉगिंग भी रुकेगी और जो डिमांड है मार्केट में लकड़ी की वो भी कम होगी। ठीक है, इलीगल तो होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें कड़े रूल या कड़े सख्त कदम उठाने चाहिए कि अगर कोई इस तरीके की इलीगल वर्क करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। क्लियर? ये सारे वेज हम अपनाकर बहुत सारी जो वेज हैं पेड़ पौधों को कंजर्व करने के, उसको हम अपना सकते हैं। दूसरा है ट्रैकिंग एंड कैंपिंग शुड बी एजुकेटेड। जो पीपल्स ट्रैकिंग करते हैं या कैंपिंग करते हैं फॉरेस्ट में जाकर, माउंटेन्स पर जाकर, वो भी बहुत एजुकेटेड पर्सन्स के थ्रू होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर कोई भी जा रहा है और वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहा है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा पिकनिक मनाने जाते हैं किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी इस तरीके के नेशनल पार्क में, तो वहाँ पर वो उस एरिया को पॉल्यूटेड कर देते हैं। पॉलीथीन अपने साथ लेकर जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट अपने साथ लेकर जा रहे हैं, बॉटल्स लेकर जा रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनको यूज किया और फिर उनको वहीं पर इधर उधर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे, जब यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर उनको गंदा कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कैंपिंग या इस तरीके की ट्रैकिंग जब हम लोग करते हैं या किसी नेशनल पार्क में, सेंचुरी में जब हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से जाना चाहिए। वो एनिमल्स का हैबिटेट है, किसी का घर है, उसको हमें गंदा नहीं करना है। ठीक है, जाना है अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, या कोई ऐसी स्पीसीज है जो स्पेशल है, उसको हम किसी तरीके का हार्म ना पहुँचाएँ। ठीक है, उसको हम अपने इंजॉयमेंट के लिए ख़राब ना करें अगर हम कहीं ऐसी जगह, स्पेशल जगह घूमने के लिए जाते हैं तब। क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट को पॉलिसीज सेट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए इससे रिलेटेड कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा इलीगल वर्क करता हुआ या गंदगी फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। क्लियर? ये सारे 5-6 तरीके अपनाकर हम ट्रीज को कंजर्व कर सकते हैं, प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, और ये फिर बाद में हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। हमें इनसे ऑक्सीजन मिलेगी, हमें इनसे खाने के लिए फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगी, खाने के लिए खाने का और फूड मटेरियल्स मिलेंगे। ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, ये सब के लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो ये सारे वेज, ये सारे तरीके हमें अडॉप्ट करने चाहिए टू कंजर्व द प्लांट्स, फॉरेस्ट और ट्रीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं टाइम पर हमारे प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, हमारे आसपास के एरिया को बचाने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा, आज इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चिपको मूवमेंट देखिए, चिपको मूवमेंट के 2-3 स्टेप्स हैं यहां पर। द चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट। देखिए, चिपको
का मीन्स आप जानते हो, चिपको मीन्स क्या होता है, एक तरीके से गले लगना या किसी चीज को घेर के खड़े हो जाना। ठीक है, चिपको मीन्स क्या है, हग करना या गले लगना या किसी चीज को कस के पकड़कर खड़े हो जाना। तो ये एक प्रोसेस, ये एक मूवमेंट, आंदोलन हुआ स्टूडेंट्स करीब 260 साल पहले। ये कई जगह पर हुआ था, इसकी डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें क्या था, इसके आसपास लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो जाते थे और उनको कटने से बचाते थे। ठीक है, चिपको मीन्स क्या है, एक तरीके से गले लगना या किसी पेड़ पौधे को पकड़कर कसकर पकड़कर खड़े हो जाना। देखिए, चिपको वॉज अ मूवमेंट दैट वॉज ओरिजिनली स्टार्टेड अराउंड 260 ईयर्स अगो इन राजस्थान। लगभग 260 साल पहले, ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 240, यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 240 पर है द चिपको मूवमेंट। इस तरीके से लोग अपने पेड़ों को या अपने आसपास में अपने गांव में जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े पुराने पेड़ पौधे, उनको पकड़कर खड़े हो जाते थे और उनको कटने से बचाया करते थे। ठीक है, ये करीब 260 साल पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। फ्रॉम 84 विलेज लेड बाई द लेडी कॉल्ड अमृता देवी। ठीक है, 260 साल पहले राजस्थान के 84 गांव में ये मूवमेंट शुरू हुआ था और इसको किसने लीड किया था, एक लेडी थी वहां पर, अमृता देवी नाम की। ठीक है, हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन एन एफर्ट टू सेव द ट्रीज। उसने अपना सारा जीवन पेड़ पौधों को बचाने के लिए लगा दिया, सारा जीवन उसने अपना पेड़ पौधों को बचाने के लिए लगा दिया। फ्रॉम बीइंग कट डाउन ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर। उस समय जोधपुर के कोई राजा हुआ करते थे 260 साल पहले, उन्होंने किसी वजह से ऑर्डर दिया था कि ये आसपास के पेड़ पौधे, जो गांव में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनको काट दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ इस लेडी के थ्रू, अमृता देवी के थ्रू एक मूवमेंट चलाया गया जिसको चिपको मूवमेंट बोला जाता है, और उसने वहाँ पर क्या किया, पेड़ पौधों को कटने से बचाया। ठीक है, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कितनी बड़ी बात है ये। 260 साल पहले, 260 साल पहले ये लेडी जानती थी कि पेड़ पौधों की और हमारे आसपास में अगर ग्रीनरी रहेगी, हमारे आसपास में हरियाली रहेगी, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है 260 साल पहले। ठीक है, ये लेडी जानती थी और इसने इस तरीके का मूवमेंट चलाया। इसने वहाँ की औरतों को एजुकेटेड किया और वहाँ की औरतों को पेड़ पौधों के लाभ बताए और उनको कटने से भी बचाया। बाद में हारकर जोधपुर के जो राजा थे उनको ये ऑर्डर पास करना पड़ा कि अब किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। ठीक है, जब वहाँ 84 गांव में आसपास में लोगों को जागृत होते हुए देखा गया, लोगों को उनकी बगावत करते हुए देखा गया, तो उन्होंने फिर ऑर्डर पास किया कि अब किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटा जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड मोस्ट फेमस चिपको मूवमेंट्स वॉज इन अप्रैल 1973। फिर एक चिपको मूवमेंट हुआ, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, अप्रैल 1973 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलॉट अ प्लॉट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन अलकनंदा वैली टू अ स्पोर्ट गुड्स कंपनी। ठीक है, वहाँ पर एक स्पोर्ट कंपनी को एक प्लॉट अलॉट कर दिया गया कि वो पेड़ पौधों का कटान करके वहाँ स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं, बैट बॉल वगैरह और जो ये विक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, विकेट वगैरह, इन सबको बना सकती है। एक स्पोर्ट कंपनी को ठेका दे दिया गया एक तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, विच वॉज डिनाइड टू द विलेजर्स फॉर यूजिंग द वुड्स फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स विद एनकरेजमेंट फ्रॉम द लोकल NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द सोलिग्राम स्वराज संघ अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्टिविस्ट चंडी प्रसाद भट्ट। द वुमेन ऑफ द एरिया went into the forest and formed a circle around the trees protesting the cutting of trees। यहाँ पर भी लेडीज ने, जो विलेजर्स थे, जो आसपास में गांव के रहने वाले थे, उन्होंने भी एक मूवमेंट चलाया जिसको चिपको मूवमेंट बोला गया। ठीक है, पेड़ों को पकड़कर खड़े हो जाते थे उनके आसपास और पेड़ों को कटने से रोकते थे। ठीक है, एक स्पोर्ट्स कंपनी को ठेका दे दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो बाद में फिर ये कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक है,
एक और था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वेल नोन लीडर्स ऑफ द चिपको मूवमेंट इज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, एक सुंदरलाल बहुगुणा नाम के लीडर हुए हैं जिन्होंने चिपको मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। फ्रॉम द गढ़वाल रीजन हु गेव अ स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, इन्होंने ये स्लोगन दिया सुंदरलाल बहुगुणा ने, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यानी कि जो इकोलॉजी है वही हमारी निश्चित या परमानेंट अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, वनस्पति है, ठीक है, ये हमारी क्या है, परमानेंट हमारी इकोनॉमी है, परमानेंट हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको खराब नहीं करना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है और हमारी मोस्टली जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी ये एक स्लोगन था जिसको दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ये एक लीडर हुए थे जिन्होंने पेड़ पौधों के संरक्षण में बहुत काम किया और पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा कंजर्व किया। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट्स चलाया गया है स्टूडेंट्स एक तरीके से पेड़ पौधों को बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट हमने क्यों स्टार्ट किया था या लोगों ने क्यों स्टार्ट किया, वहाँ पर जो वहाँ के राजा थे या जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने पेड़ पौधे काटने का ऑर्डर पास किया और वहाँ के लोगों ने, जो स्थायी निवासी थे वहाँ के, उन्होंने इस चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया। ठीक है, तो बाद में फिर उन राजाओं को, उन सरकारों को वो ऑर्डर वापस भी लेना पड़ा और इस तरीके के जो लीडर्स हैं वो सामने आए, जिनमें एक सुंदरलाल बहुगुणा है जिन्होंने एक स्लोगन भी दिया। स्लोगन क्या था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। क्लियर, चलिए बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है लेक्चर का। एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमें अपने आसपास के जंगल को बचाने की इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में मिल रही है कि किस तरीके से हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं और वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।